नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल स्टडी पोर्टल पे। आज मैं आप लोगों को ट्रिगोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। इस ट्रिगोमेट्री में हम लोग ट्रिगोमेट्री के जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक फार्मूला है, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर लोग 10th तक कर लेते हैं, उसको हम लोग इसमें जानेंगे। ये त्रिकोणमिति का पहला वीडियो होगा, यानी ट्रिगोमेट्री पार्ट 1 होगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये पार्ट 1 होगा। इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे पार्ट 2 पार्ट 3 करके ऐसे मिलेगा, और उसमें त्रिकोणमिति से संबंधित जो हम लोग 10 से लेकर 12 तक जो पढ़ना है, चाहे वो इनवर्स ट्रिगोमेट्री क्यों ना हो, उसको धीरे धीरे सब में मतलब जो भी पढ़ना है ट्रिगोमेट्री में, सबको हम लोग क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो बेसिक चीज है, जो बेसिक फॉर्मूला है, जो बेसिक ट्रिगोमेट्री का कंसेप्ट है, पहले उसको जान लेते हैं। जब बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो जो हम एडवांस में जाएंगे तो समझ में बढ़िया से नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति का जो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, त्रिकोणमिति का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, और त्रिकोणमिति में जो बेसिक फार्मूला है, टेबल से लेके जितने भी हम लोग सर्वसमीका या निष्पत्ति का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस सबको इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। अगर इस त्रिकोणमिति जो शब्द है, अगर इस शब्द पर अगर विचार की जाए तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ट्रिगोमेट्री जो है ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये 3 शब्द कौन कौन हो सकते हैं, तो एक तो होगा ट्री, एक होगा गोनो, और एक होता है मेट्री। अगर तीनों को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पे त्रिकोणोमेट्री का निर्माण हो जाता है, त्रिकोणमिति। ट्री मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है कोण, और मेट्री मतलब होता है माप। यानी 3 कोणों की माप ही त्रिकोणमिति का एक संयुक्त नाम है। ठीक है, 3 कोणों की माप त्रिकोणमिति का एक संयुक्त नाम है। अब ये 3 कोण आते कहां से हैं, और ये 3 कोणों को हम पढ़ते कहां हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो त्रिभुज होते हैं, उस त्रिभुज में 3 कोण मिलते हैं। ठीक है, मैं एक बना रहा हूं यहाँ पे त्रिभुज, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया, मैं इसका नाम दे दे रहा हूं ABC। एक त्रिभुज है ABC जिसमें 3 कोण है, कोण B, कोण C, कोण A और कोण B। ये जो है इसमें 3 कोण यहाँ पे ये दिखाया गया है। ठीक है, अभी मैंने त्रिकोणमिति को तोड़ के बताया था कि 3 कोणों की माप त्रिकोणमिति ही होता है, लेकिन 3 कोण आते कहाँ है, तो एक त्रिभुज में। अब ये प्रश्न उठता है कि त्रिभुज के तो प्रकार बहुत सारे होते हैं, अगर भुजा के अनुसार देखा जाए तो 3 होंगे, कोण के अनुसार देखा जाए तो 3 होंगे, लेकिन इस त्रिकोणमिति में हम किस त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जवाब होगा एक समकोण त्रिभुज जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उस त्रिभुज का इस्तेमाल हम लोग त्रिकोणमिति में करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ फिगर बना भी दिया है। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है, 90 डिग्री। मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, कोण B जो है ये 90 डिग्री है, एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब अगर परिभाषा की अगर बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का जो विषय वस्तु होता है, विषय वस्तु कहने का मतलब है कि त्रिकोणमिति में सही मायने में हम लोग पढ़ते क्या है, तो जो त्रिकोणमिति का जो विषय वस्तु होता है, वो विषय वस्तु एक समकोण त्रिभुज होता है। जो समकोण त्रिभुज से जो भुजा या उससे जो कोण होते हैं, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन या जो फार्मूला या जो संबंध हम स्थापित करते हैं, उसको जो निकालते हैं, ये सारा चीज त्रिकोणमिति में ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ये विचार कर लें कि जो ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज की जो ये भुजा है या जो कोण है, इसके नाम कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम लोग को याद क्या रखना है कि एक समकोण त्रिभुज में, याद रखिएगा, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं में से, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं में से, एक भुजा ये और एक भुजा ये। समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं में से एक भुजा लंब होती है और एक भुजा आधार होती है। अगर हम मान के चलें कि ये लंब है, ठीक है, परपेंडिकुलर P, और ये आधार है बेस यानी B, तो इन दोनों के अलावा भी एक भुजा यहां बच जा रही है, जिसको हम कहेंगे कर्ण यानी हाइपोटेनस, ये H होगा। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं में से एक भुजा लंब होती है और एक भुजा
आधार होती है, और इन दोनों भुजा के अलावा जो एक तीसरी भुजा होती है जिसको हम कर्ण का नाम देते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो 90 के सम्मुख भुजा या समकोण के सामने की जो सम्मुख भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं, और जो 90 जिन दो भुजाओं से मिलकर बनी होती है उन दोनों भुजाओं में से एक को हम लंब कर सकते हैं और एक को हम आधार कर सकते हैं। कोई अगर ऐसा सोच रहा है कि नहीं हम इसको लंब ना कह के इसको हम आधार कहेंगे, इसको आधार ना कह के इसको हम लंब कहेंगे, तो चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अभी इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, तो समकोण बनाने वाले दो भुजाओं में से हम किसी को लंब और किसी को आधार अभी मान सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब थोड़ा सा और इसमें ये जान लेते हैं कि क्या कर्ण भुजा की लंबाई क्या लंब से बड़ी होती है या आधार से बड़ी होती है? तो इसका जवाब यस होगा कि जो कर्ण भुजा की जो लंबाई है ये लंबाई हमेशा कर्ण से बड़ी होती है और आधार से भी बड़ी होती है। मैं ये नहीं कहा कि इन दोनों के जोगफल से बड़ी होती है। ठीक है ना, ये लंबाई में देखा जाए तो इससे हमेशा बड़ी और इससे हमेशा बड़ी। अगर इसको ऐसे अगर समझा जाए कि अगर मैं मान लूं कि ये 5 सेंटीमीटर है तो लंब की लंबाई 5 से कम ही रखना पड़ेगा। इसको अगर हम 3 मान लें, इसको अगर हम 4 मान लें, तो दोनों की लंबाई से कम होनी चाहिए। तो ये समकोण त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ गुणधर्म होता है, ये हम लोग समझ गए। ठीक है, अब हम समकोण त्रिभुज से एक नियम बना, एक नियम निकाला गया जिसका खोज पाइथागोरस ने किया था, जिसे हम पाइथागोरस का नियम भी जानते हैं, उसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाया ABC, ये कोण 90 है, ये तो कर्ण हो जाएगा। इसको अगर P मान ले, इसको अगर हम B मान ले, ठीक है, चलो P और B H मान के चलते हैं। ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो पाइथागोरस ने नियम क्या बनाया कि एक समकोण त्रिभुज में, यहाँ लिख रहे हैं पाइथागोरस का नियम या प्रमेय, एक प्रकार का एक प्रमेय है जिसको हम लोग ज्योमेट्री में सोल्व करते हैं, हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। पाइथागोरस ने नियम क्या दिया कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण भुजा की लंबाई होती है, ये इसकी लंबाई का जब हम वर्ग करते हैं तो उस वर्ग का मान जो ये भुजा मतलब जो लंब है और ये जो आधार है, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होती है। एक बार मैं इसको फिर बोल रहा हूं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के थे, दोनों इसके अलावा यही ना दो भुजा बच रहा है, तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, वर्ग मतलब P का स्क्वायर और ये B का स्क्वायर, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और इस नियम को क्योंकि पाइथागोरस ने खोज किया था इसलिए इसका नाम पाइथागोरस प्रमेय हो गया। ठीक है ना, तो ये जो नियम है ये हमेशा एक समकोण त्रिभुज पे ही लागू होता है, हम इसको किसी अन्य त्रिभुज पे लागू नहीं कर सकते हैं। जब तक कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता है तब हम ये नियम को लागू नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। अब यहां से अगर हम चाहें तो कुछ और फार्मूला का निर्माण कर सकते हैं, जैसे यहाँ कर्ण का मान निकाला गया है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया है। अगर यहाँ पे लंब का मान अगर निकाला जाए, ये कर्ण का मान निकला था, ये अगर ये लंब का मान निकाला जाए तो ये बन जाएगा P स्क्वायर बराबर, ये तो रहेगा, ये इधर आ जाएगा मतलब H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक फार्मूला ये बनेगा। फिर यहाँ से अगर B स्क्वायर का मान निकाला जाए तो फिर ये H स्क्वायर माइनस ये P स्क्वायर बनेगा। अगर हम स्क्वायर हटा के निकालते हैं तो ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट हो जाएगा, ये हटेगा तो इधर ये रूट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग फार्मूला को ये बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं। लेकिन मेन फार्मूला जो है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही हम लोग को याद रखना है। ठीक है, तो हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय को भी सीख लिया है। अब जो मेन चीज हम लोगों को सीखना है त्रिकोणमिति में, उसको जान लेते हैं। हम लोगों को मिला होगा कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टैन, और इन तीनों का एक एक अपोजिट भी होता है। एक होता है कॉट, एक होता है सेक और एक होता है कॉसेक। अब एक बात है कि यहाँ पे मैंने केवल साइन लिखा हुआ है, मैंने केवल कॉस लिखा हुआ है, टैन लिखा हुआ है, कॉट लिखा हुआ है, सेक लिखा हुआ है या कॉसेक लिखा हुआ है।
ये जो है मान, ये सारा का सारा अस्तित्वहीन है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये अस्तित्व में तभी आएंगे जब यहाँ पे कुछ ना कुछ मान दिया हो और मान ऐसा हो जिसका मान हम लोग निकालते हैं। तो ज्यादातर किताब में यहाँ थीटा का इस्तेमाल होता है या एबीसीडी का इस्तेमाल होता है, तो हम लोग यहाँ भी थीटा बोल के चल रहे हैं। तो ये मैं यहाँ थीटा लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब ये तो मैंने बताया कि ये तीन तो मूल है और तीन इसका ये अपोजिट है। तो टेन का अपोजिट ये कॉट होता है, कॉस का अपोजिट ये सेक होता है और ये साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। मतलब ये हुआ कि साइन पता हो तो हम कॉसेक निकाल सकते हैं, या कॉसेक पता हो तो साइन निकाल सकते हैं, कॉस पता हो तो सेक निकाल सकते हैं, सेक पता हो तो कॉस निकाल सकते हैं। उसी तरह अगर टैन पता हो तो कॉट निकाल सकते हैं और कॉट पता हो तो टैन निकाल सकते हैं। मतलब कभी भी हम लोग के तीन पे ही फोकस करना है, तीन तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। थोड़ा सा मैं इसके बारे में और भी डिस्कस कर लूं कि कुछ लोग साइन थीटा को ऐसे भी लिख के समझ लेते हैं। क्या इसको ऐसे लिखना सही माना जाएगा? मैंने अभी बताया कि केवल साइन हो, साइन उसके साथ कुछ एंगल ना हो तो अस्तित्वहीन होता है, उसका मान कभी भी हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। ये वैलिड तब होगा जब इसके साथ कोई ऐसा राशि जुड़ जाए जिसका मान निकाला जाता है। तो यहाँ मैंने थीटा का ले लिया था, लेकिन थीटा के अलावा हम और भी कुछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साइन थीटा को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये लिखना गलत है, ये कभी संभव नहीं है। जैसे कि साइन 90 का मान, तो साइन 90 का मान निकालना हो तो हम तो निकाल सकते हैं टेबल से, लेकिन अगर साइन गुणे 90 अगर कोई पूछ दे तो क्या इसका मान संभव है? नहीं निकल पाएगा, ये कहीं टेबल में नहीं दिया है। ठीक, तो ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग ये देखें कि साइन थीटा गुणे साइन थीटा, मतलब साइन थीटा को दो बार गुणा, साइन थीटा गुणे साइन थीटा गुणे साइन थीटा बहुत बार गुणा हो सकता है, साइन थीटा गुणे डॉट डॉट एन तक हो सकता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कैसे दिखाएंगे? तो साइन थीटा कितना बार है? दो बार, तो लिख सकते हैं साइन थीटा होल स्क्वायर। ये कितना बार है? तीन बार है, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा होल की। दो बार था तो मैं पावर 2 किया, ये तीन बार था तो मैं पावर 3 किया। यहां ये कितना बार है? n बार है, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा होल पावर n। मेरे बताने का मतलब क्या है? कभी कभी कंफ्यूजन ये कर देता है कि साइन थीटा स्क्वायर को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम साइन के पावर n ये थीटा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन करता है। ये दोनों एक ही चीज है, इसको थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे। तो इसे मैं मिटा दे रहा हूं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज और जो 6 निष्पत्तियां हैं, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है। मैं यहां एक त्रिभुज बना रहा हूं ABC, ये 90 का है, तो ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, इसको B मान लेते हैं, इसको हम P मान लेते हैं। मैंने एक चीज कहा कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक भुजा लंब होती है और एक भुजा आधार होती है। अब समस्या ये उत्पन्न होगी कि किसको लंब मानेंगे किसको आधार मानेंगे, ये तो फिक्स है, ये तो स्थिर है। इन दोनों में से किसको लंब माने या किसको आधार माने, ये समस्या होती है। तो इसके लिए क्या होता है ना कि जब कोई एंगल की बात की जाए, कोई एंगल अगर फिक्स कर दे तो उस एंगल के लिए लंब और आधार भी फिक्स हो जाते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि एक समकोण कोण C की बात हो रही है, कोण C का मान है थीटा डिग्री, तो इस कोण थीटा के लिए इस कोण C के ठीक सामने की जो भुजा यानी जो सम्मुख भुजा होती है उसको लंब माना जाता है। ये तो कर्ण फिक्स है, तो ये तब B हो गया। उल्टा अगर मैं A जिसका मान 5 डिग्री है, अगर मैं फाई की बात करूं
तो फाई के ठीक सामने है। कौन सा पड़ रहा है? तो ये भुजा BC। तो इस कोण के लिए अब की बार ये P होगा और ये B होगा, ठीक है ना। तो यहाँ कंडीशन सेट हो रहा है, कोण दे रहा है, तब वहां फिक्स कर पा रहे हैं कि कौन लंब है कौन आधार है। अगर कोई कोण ना दे तो कर्ण के अलावा दोनों भुजाओं में से किसी को लंब किसी को आधार हम मान सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब ये चीज कि साइन का जो मान होता है साइन थीटा, तो इसका मान होता है P/H, मतलब लंब बटा कर्ण। दूसरा जो है कॉस का मान ये होता है B/H। तीसरा जो है tan, इसका मान होता है P/B। अब हम ये जानते हैं कि तीनों का तीनों अपोजिट होता है, तो मैंने शुरू में ही बताया, बस करना है क्या कि एक पता हो तो दूसरा का पलट देना है। tan का क्या होता है? cot, तो P/B है तो इसको B/P कर लेंगे, B ऊपर P नीचे। ये पांचवा cos, cos का होता है sec, cos का क्या है? B/H, तो इसको कर लेते हैं H/B। और ये जो छठा है sin, sin का होता है cosec, तो ये हो जाएगा H/P। ये जो 6 मान है, ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज की भुजा और जो निष्पत्ति है उन दोनों के बीच का ये रिलेशन है, और इसका इस्तेमाल तो त्रिकोणमिति में बहुत ज्यादा होने वाला है। साइन थीटा P/H, cos थीटा B/H, tan थीटा P/B, cot tan का उल्टा B/P, sec cos का उल्टा H/B, और ये cosec साइन का उल्टा P/H है तो H/P। अगर दोनों अपोजिट को अगर लेके अगर देखा जाए, जैसे कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो यहाँ अगर साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा अगर यहाँ देखा जाए, दोनों अपोजिट को अगर गुना कर दिया जाए तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? एक आएगा। कैसे? देख ले, साइन का मान क्या होता है? P/H इंटू कोसेक का मान क्या होता है? H/P। कट गया सब, क्या मिला? एक मिला, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग और भी सारा ये जो संबंध है उसको दिखा सकते हैं। जैसे साइन हो गया, फिर ये cos थीटा इंटू cos का उल्टा sec थीटा, इसका मान भी क्या होगा? एक होगा। फिर ये तीसरा tan थीटा, और फिर ये cot थीटा, इसका मान भी क्या होगा? एक होगा। ये तो मेन हुआ। अब इन तीनों में से कुछ और भी फॉर्मूला हम उत्पन्न कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा का मान, यहाँ साइन थीटा का मान, इसका मान अगर कोसेक के फॉर्म में पूछे तो ये तो गुणा में है ना, तो इधर जाएगा तो क्या होगा? बट्टा हो जाएगा, मतलब 1 बटा कोसेक थीटा। फिर उल्टा अगर कोसेक पूछते तो साइन जाएगा, ठीक उसी तरह कॉस पूछे तो सेक जाएगा, सेक पूछे तो कॉस जाएगा, टेन पूछे तो कॉट नीचे जाएगा, कॉट पूछे तो टेन जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत सारे फॉर्मूला को बना सकते हैं, लेकिन ये सारा फॉर्मूला इसी से निकला हुआ है, तो हम लोग इन तीनों को ही याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया और फिर ये हो गया। अब इन सब फार्मूला के अलावा कुछ और भी फार्मूले हैं जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप लोगों को ये फार्मूला मिला होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है। इसके अलावा और भी मिला होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और मिला होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका इस्तेमाल लगभग हर क्षेत्र में हर जगह होता है ट्रिगोनोमेट्री के, ठीक है ना। तो अब इसको देखेंगे और इसके द्वारा जो अन्य दो फार्मूला है जो सेक टेन के फॉर्म में कोसेक कॉट के फॉर्म में, उसको हम लोग निकालेंगे। बस हम लोग को याद ये रखना है और इसके माध्यम से जो फार्मूला अन्य जो है उसको हम निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, एक चीज मैं बता दूं कि जो tan का मान होता है वो साइन बाई कॉस के फॉर्म का होता है। फिर उसी तरह जो कॉट का मान होता है कॉस बाई साइन के फॉर्म का होता है। tan साइन बाई कॉस, कॉट कॉस बाई साइन, इसको देख लेते हैं होता कैसे है। तो tan का मान क्या है? साइन बाई कॉस, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो साइन का मान अभी अभी मिला P/H होता है, और कॉस का मान B/H होता है। तो अगर H ये कैंसिल हो जाए तो क्या बच रहा है? P/B। P/B मतलब tan का होता है, इसीलिए tan को हम चाहें तो साइन बाई कॉस के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं।
ये काम आने वाला है इसमें, इसलिए मैं बताया। अब हम इसके द्वारा क्या करते हैं, ये फॉर्मूला है, निष्पत्ति है, सर्वसमीकरण कर सकते हैं, इसके द्वारा हम अन्य फॉर्मूला को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि इसमें हम लोगों का tan लाना है, tan इसमें tan, तो क्या करेंगे, tan कब आएगा, साइन ऊपर हो कॉस नीचे हो, साइन तो है, अगर नीचे कॉस अगर डाल दे तो साइन बाई कॉस tan का फॉर्म आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो इक्वेशन बन रहा है, इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में हम साइन से डिवाइड कर दे रहे हैं। चूंकि स्क्वायर के फॉर्म में है तो साइन से नहीं, साइन से न करके हम साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर भी होगा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों पक्षों में होगा। क्योंकि समीकरण का रूल होता है कि समीकरण के दोनों पक्षों में एक समान संख्या से हम गुणा भाग जोड़ घटाव कर दे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये रूल यहाँ पे लागू हुआ है। अब देखा जाए तो इन दोनों का ये बट्टा है तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ ये साइन स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, इसका ये हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ओ, हम लोगों को tan लाना था ना, तो इसमें cos से डिवाइड करना था, सॉरी, यहाँ हम cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो नीचे ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 बाई कॉस, क्या होता है, सेक, स्क्वायर फॉर्म में है तो ये हम कर लेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब देखा जाए यहाँ पे तो साइन बाई कॉस, ये tan मिलेगा, स्क्वायर के फॉर्म में है तो यहाँ हम tan स्क्वायर थीटा ले लेते हैं, ये तो कटेगा तो यहाँ मिल जाएगा 1, और फिर बराबर में ये सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ अगर हम इसको इधर ले जाएं, उधर तो सेक है तो रहेगा वैसे ही, ये जाएगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, और बराबर के इधर रहेगा 1, लेकिन मैं लिख रहा हूँ इधर, ये मिला। तो यहां से एक हम लोग को ये फॉर्मूला मिला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको चाहे तो हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, या अगर ये याद है तो इसके द्वारा इसको हम निकाल सकते हैं। तो एक ये फॉर्मूला मिलता है। एक दूसरा फॉर्मूला और मिलता है, उसको भी इसी तरह से निकाल लेते हैं, इसी का इस्तेमाल करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ हम लोगों को तो tan लाना था, अब यहाँ हम लोगों को cot लाना है उल्टा। तो cot के लिए क्या चाहिए, cos बाई साइन, साइन अगर नीचे हो तो cot आ जाएगा, तो अब की बार हम साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अगर अलग अलग करें तो साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बाई साइन, कॉस बाई साइन कॉट होता है तो ये कॉट स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1 बाई साइन यानी कॉसेक स्क्वायर का फॉर्म में है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ अगर इसको ले जाएं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक ये फॉर्मूला हम लोगों को मिलेगा। तो मैंने क्या किया, किताब में तो डायरेक्ट मिलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीन फॉर्मूले डायरेक्ट मिलते हैं, हम लोग को याद करके इसका इस्तेमाल करना होता है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या किया, केवल एक फॉर्मूला से इन दोनों फॉर्मूलों को कैसे निकालते हैं मैं ये बता दिया। तो ये त्रिकोणमिति का जो पार्ट 1 वीडियो था, इसमें हम लोग बस वही चीज सीखे हैं जो 10th लेवल तक बेसिक क्लास में हम लोग को मिलता है। ये बेसिक कंसेप्ट था, इसमें जो बेसिक फार्मूला था ये हम लोग सीख लिए। अब जो अगला वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें हम लोग थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे, जिसमें हम लोग डिग्री, रेडियन, नेगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, ग्रेड, ठीक है ना, उसके बाद से रेडियन और डिग्री में रिलेशन, रेडियन डिग्री और ग्रेड में रिलेशन, ये सारा चीज हम लोग अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तो उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा, ठीक है।